नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 659वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से श्री जितेंद्र गुप्ता साहब, जो हमें आवर्तनशील खेती के बारे में बताएंगे। श्री जितेंद्र गुप्ता साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य आप शुरू कर सकते हैं। श्री जितेंद्र गुप्ता साहब, नमस्कार। जय धन्वंतरी। नमस्कार सर, नमस्कार। और गोष्ठी में जुड़े हुए सभी सदस्यों को भी नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज का जो विषय मिला है मुझे वो है आवर्तनशील खेती। जैसा कि अभी पूरे देश में तमाम सारी खेतियों की पद्धतियां चल रही हैं, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती, नेचुरल फार्मिंग, पर्माकल्चर, इस तरह से तमाम सारी खेती की पद्धतियां अपने अपने नाम से चल रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से हूँ और बांदा में हम लोग, बुंदेलखंड का एक जिला है बांदा, चित्रकूट के पास, वहां पर हम लोग आवर्तनशील खेती का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से प्रेम सिंह जी के साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ। उस क्रम में आवर्तनशील खेती को रखने का एक प्रयास है। दरअसल मेरी जो पूरी यात्रा रही उसको खेती को समझने के क्रम में ऐसा लगा कि जो इसके मूल समस्याएं से जूझते हुए मैं निकला था वो बाकी खेतियों में मुझे मिल नहीं रहा था, किसी में कोई पॉइंट मिसिंग था। तो जब मैंने आवर्तनशील खेती का अध्ययन किया तो इसमें पाया कि इसमें दुनिया की सारी समस्याओं का हल हम दे सकते हैं आवर्तनशील खेती की विधा से। तो आवर्तनशील खेती मानव के साथ न्यायपूर्वक और मानव प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीने का नाम है आवर्तनशील खेती। माने इस खेती में हम मनुष्य के बीच में न्याय को स्थापित करते हुए और मनुष्य और प्रकृति के संबंध में संतुलन को स्थापित करते हुए जब हम अपनी आजीविका का एक रास्ता निकालते हैं, इसका नाम आवर्तनशील खेती है। प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक नियमों को पालन करते हुए हम जब खेती की उस विधा में काम करते हैं जिसमें ये धरती भी पुष्ट होती है, माने जो शेष प्रकृति है, पदार्थ की वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे माने वनस्पति जगत है, जीव जगत है, ये भी पुष्ट होता है, ये भी इनरिच होता है। और हम जिनके साथ काम करते हैं उनके बीच में भी न्याय होता है, माने तृप्ति होती है। इस बीच में अपनी आजीविका को निकाल लेने की कला का नाम आवर्तनशील खेती है। खेती के 3 मुख्य स्तंभ हैं। अगर देखे जाए नेचर में, जब हम देखने जाते हैं तो खेती के 3 स्तंभ दिखाई देते हैं। इसमें एक है न्याय, दूसरा है संतुलन और तीसरा है आवर्तनशीलता। न्याय माने हम जिनके साथ रहते हैं, माने हम एक परिवार में होते हैं, परिवार समाज में होता है, तो हम मनुष्य के साथ में न्याय करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तब हमें तृप्ति होती है। संतुलन माने ये प्रकृति एक निश्चित धातुओं और निश्चित गैसों का एक संतुलन है। यदि इस निश्चित धातु और निश्चित गैसों के संतुलन को हम पहचानते हैं और उसको बनाए रखने के क्रम में हम अपनी क्रिया का निर्माण करते हैं, तो ये नेचर जैसे पहले हमें हमारे पूर्वजों ने सजाया दिया था, संतुलित दिया था, वैसा ही हम उसको बनाए रखने में अपना भूमिका निभाते हैं। तो इस नेचर में को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक संतुलन है, जैसे जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, कार्बन संतुलन माने जो हवा में जो कार्बन है इसका संतुलन, उर्वरता संतुलन, और इस तरह से तमाम सारे संतुलन हम अपने जीने में जो हमें रोजमर्रा में यूज होते हैं, उन संतुलनों को बनाए रखते हुए जब हम खेती करने जाते हैं तब हम खेती के प्रयास में सही खड़े होते हैं। और तीसरा है आवर्तनशीलता।
माने ये जो नेचर है, नेचर की जो चारों अवस्थाएं हैं, ये कैसे नियमित रूप से साइक्लिसिटी में बनी रहती हैं, अपनी परंपरा में बनी रहती हैं। यदि नेचर की पहली अवस्था को देखें, यानी पदार्थ अवस्था को, तो पदार्थ अवस्था परिणाम रूप में हमेशा बना रहता है। ये अविनाशी, कभी मरता नहीं, माने इसका नाश नहीं किया जा सकता है, इसका परिणाम बदल सकता है, तो ये परिणाम अनुसंगी है। यदि हम अगली अवस्था प्राणावस्था को देखें, माने जो हमारा वनस्पति संसार है, वनस्पति संसार को हम देखें तो वनस्पति संसार बीज विधि से निरंतर आवर्तनशील रहता है, माने साइक्लिक रहता है, परंपरा में बना रहता है। तो यदि हम किसी भी पेड़ पौधों के साथ किसी भी तरह का प्रयोग करना चाहते हैं, उसके लिए मानव जाति स्वतंत्र है। लेकिन यदि हम उसके बीजों के साथ हस्तक्षेप ना करें, तो जैसा आम हमें आज मिलता है वैसा आम हमें हमेशा मिलता रहेगा, हजारों सैकड़ों साल के बाद भी मिलता रहेगा। और आज हम क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा खिलवाड़ हम बीजों के साथ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सिंजेंटा, मॉन्सेंटो, कैपचाइना और तमाम सारे इंस्टीट्यूट्स बीजों के जेनेटिक्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जिसका परिणाम मानव जाति सहित पूरी नेचर उसको भोग रही है, जिसमें फाइनली मानव जाति ही पीड़ा में आती है, क्योंकि उसका जो प्रोड्यूस है उसको हम कंजप्शन करते हैं, उसको खाते पीते हैं, पशु खाते पीते हैं, और उसका परिणाम तमाम सारी बीमारियां, तमाम सारे गलत परिणामों के रूप में आता है। और सबसे बड़ा, बीज विधि से बीज लगातार जो बाजार से हम आश्रित हैं बीज से, फिर उस बीज से अगले बीज बनते भी नहीं है। अभी तो विज्ञान उसी ओर जा रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज, नैनो बीज, टर्मिनेटेड बीज, तमाम सारे और आगे तक के उसने कर लिए। और हम जानते हैं कि पदार्थ ये जो प्राणावस्था है, यानी वनस्पति जगत, ये बीज विधि से ही साइक्लिक रहता है, माने आवर्तनशील रहता है। तो इसकी आवर्तनशीलता को बनाए रखने के लिए उसके बीजों की प्योरिटी को बनाए रखना एक किसान का और एक मानव होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम जितने भी प्रकार की वस्तुओं को भोग करते हैं, या नेचर में जितने भी प्रकार के वनस्पतियां हैं जिसका हम जानते हैं और बना सकते हैं, उनके बीजों को सुरक्षित रखना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा, ये प्राणावस्था की आवर्तनशीलता है। तीसरा है जीवावस्था, माने जितना भी प्रकार का नेचर में हमें जीव जंतु दिखाई देता है, इसकी आवर्तनशीलता उसके वंश विधि से बनी रहती है। यदि हम उसके वंश को, माने उसके डीएनए आरएनए में हम खिलवाड़ ना करें, तो हमें जैसे आज गिर मिलती है गिर मिलती रहेगी, गंगा तीरी मिलती है गंगा तीरी मिलती रहेगी, साहिवाल का जैसी है वैसी बनी रहेगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? साहिवाल का क्रॉस गिर से, गिर का क्रॉस बुंदेलखंड की केन कथा से, है ना, हरियाणा गाय का क्रॉस साउथ की गाय से, तो तरह तरह से अलग अलग जानवरों के क्रॉस अलग अलग विधि से हम कर रहे हैं। तो ना गिर गिर रहेगी, ना हरियाणा हरियाणा रहेगी, ना साहिवाल साहिवाल रहेगी। तो मानव जाति का हक उसके सिलेक्शन पर है। हमें जिस प्रकार की गाय चाहिए, जिस प्रकार का पशु चाहिए, हम उस प्रकार के पशु को सिलेक्ट कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। पर हम एक ही जगह पर अलग अलग पशुओं को के जेनेटिक्स को खिलवाड़ करके कोई नई ब्रीड बनाए, ये अमानवीय है। इससे पशुओं की, माने जीव जगत की पूरी आवर्तनशीलता बिगड़ती है। तो इस आवर्तनशीलता को पहचानना और इसका निर्वाह करना भी मानव जाति का काम है। और मनुष्य संस्कार विधि से आवर्तनशील बना रहता है। यदि मनुष्य के संस्कारों के साथ खिलवाड़ न किया जाए तो वो मानवीयता को पोषित करने वाला होता है। यदि उसके संस्कारों के साथ खिलवाड़ करके, माने उसको सही शिक्षा ना मिल करके गलत शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, तो वो मानवीयता को नहीं धारण कर पाता है। तो ये जो नेचर है ये आवर्तनशील है। तो खेती का दूसरा स्तंभ है आवर्तनशीलता को, तीसरा स्तंभ है आवर्तनशीलता को पहचानना। तो खेती के 3 प्रमुख स्तंभ हैं: न्याय, संतुलन और आवर्तनशीलता। तो न्याय, संतुलन और आवर्तनशीलता को पहचानते हुए और उसको बनाए रखते हुए खेती करने का नाम आवर्तनशील खेती है। आवर्तनशील खेती अस्तित्ववाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब होता है कि कोएग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी प्रत्येक नेचर में उपस्थित प्रत्येक इकाई का परस्पर एक दूसरे के साथ उत्साहपूर्वक काम करते हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर है
और दोनों उत्साहपूर्वक माने उपयोगिता पूर्वकता विधि से एक दूसरे के साथ जुड़े लेते हैं। सह अस्तित्ववाद पर यह खेती आधारित है, आवर्तनशील खेती। और जब नेचर का अध्ययन करने जाते हैं तो नेचर में एक अर्थशास्त्र दिखाई देता है, जिसको आवर्तनशील अर्थशास्त्र कहते हैं। इस अर्थशास्त्र के आधार पर आवर्तनशील खेती है। इसका प्रायोगिक स्वरूप इन लोगों ने इधर जो उसका प्रायोगिक स्वरूप किया, ये 6 इसके स्टेप है। 6 स्टेप में इसका प्रायोगिक स्वरूप देखने को मिलेगा। पहला है खेत के 10वें भूभाग पर एक वाटर बॉडी का निर्माण करना, जो भी जिस क्षेत्र के लिए, जिस मिट्टी के लिए सुटेबल है, उस तरह की एक वाटर बॉडी का निर्माण। फिर शेष खेत के 1/3 हिस्से पर वन बाग की खेती करना, माने जो भी जिस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जो भी पेड़ उग सकते हैं और विविध प्रकार के पेड़ों का एक निश्चित बाग लगाना या उस निश्चित पेड़ पौधों की संख्या को मेंटेन करना अपने खेत पर। दूसरे 1/3 हिस्से पर अपने क्षेत्र में पलने वाले पशु जानवरों को रखना, माने गाय भैंस जो भी उस क्षेत्र में होता है उनको रखना और उनके लिए साल भर हरे चारा और सूखे चारे का इंतजाम करना। शेष जो तीसरा 1/3 हिस्सा बचता है उसमें अपने परिवार के लिए खूब बढ़िया कंपोस्ट डाल करके प्राकृतिक विधि से अपने परिवार के लिए जो भी अनाज, दालें, सब्जियां, तिलहन, दलहन जो भी लगता है अपने परिवार के लिए और जो भी उस खेत में पैदा हो सकता है, वो सभी अपने परिवार के लिए पैदा करना। इसका 5वां स्टेप है प्रोसेसिंग, माने अपने परिवार के उपभोग से जो भी बचा, शेष बचा, चूंकि नेचर ज्यादा देती ही है, उसको प्रोसेसिंग करना, माने उसका मूल्यवर्धन करना और तब मार्केट लेना। 6वां कदम है इसका कि जो कुछ भी शेष हमारे शुद्ध आय से जो भी हमारे पास आया, उसका एक निश्चित हिस्सा सोसाइटी वेलफेयर में लगाना, माने अपने से कमजोर, वंचित, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजगार से वंचित है ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे लोगों को अपने बराबर लाने में खड़ा करने में उस निश्चित योगदान को लगाना। इससे सोसाइटी भी इम्प्रूव होती है। तो ये 6 कदमों में इसका प्रायोगिक स्वरूप देखने को मिलता है। अब यदि इसकी परिभाषा में हम लोग जाते हैं तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से बनती है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हुए, यानी खेती क्या है, हम किसको कहेंगे खेती है, तो मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान एवं औषधि संबंधी वस्तुएं पैदा कर लेना एवं शेष प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को प्रोसेसिंग करना ही किसानी है, ही खेती है और इसको करने वाला किसान। यदि हम इस तरह की खेती करते हैं जिसमें मिट्टी का क्षरण होता है, जैसे कि आज रासायनिक खेती में करते हैं, तो ये तो खेती ही नहीं है, ये तो शोषण है। हम इस तरह की खेती करते हैं जिसमें पानी का वाटर लेवल लगातार नीचे जाना है, वो शोषण है। हम इस तरह की खेती करते हैं जिसमें सारे पेड़ पौधे काट देने हैं, शोषण है। हम इस तरह की खेती करना चाहते हैं जिसमें पशुओं के लिए कोई जगह ही ना हो, वो भी शोषण है। तो सही अर्थों में ये खेती नहीं है जो हम आज की स्थिति में रासायनिक खेती के माध्यम से कर रहे हैं। यदि पूरी खेती करनी है तो इस तरह के एक पूरे भाव और पूरे सिद्धांत की आवश्यकता है जो संपूर्ण मानव जाति के सभी समस्याओं के समाधानित करता हो और एक किसान अपना गौरवशाली जीवन, सम्मानजनक जीवन, स्वावलंबी जीवन कैसे जी सकता है, इस तरह की पद्धति देता। यदि आज हम लोग ध्यान दें तो इस समय विश्व की कुछ प्रमुख समस्याएं यदि उस ओर ध्यान, तो उसमें पहली समस्या जो दिखाई देती है वो है ग्लोबल वार्मिंग। सीधे दिखाई देने लगी है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, लगातार बढ़ता टेम्परेचर, गर्मी का लगातार बढ़ता दायरा, है ना, और ग्लोबल ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है, नदियां सूख रही हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। दूसरी प्रमुख समस्या है पानी का स्तर लगातार घटना, माने जो पानी का जल स्तर है हमारा अलग अलग क्षेत्रों में, किसी क्षेत्र में जो पानी हमको 50 फीट पे मिल जाता था आज से 20 साल पहले, आज 150 फुट 200 फुट पर भी नहीं मिलता है। तो पानी एक बड़ी समस्या है।
धरती में लगातार कार्बन और ह्यूमस की कमी हो रही है। माने जो मिट्टी को उपजाऊ होना चाहिए, मिट्टी की उर्वरता जो होना चाहिए, तो उर्वरता लगातार घट रही है। ये तीसरी बड़ी समस्या। चौथी है खाद्य असुरक्षा एवं गुणवत्ता न होना, माने कुपोषण। तो खाद्य की असुरक्षा भी है कि माने किसी के पास इतना एक्सेस है कि बर्बाद हो रहा और किसी के पास है भी नहीं। तो ये असुरक्षा भी है और उसमें क्वालिटी भी नहीं है, जो है उसमें क्वालिटी भी नहीं है, माने कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। पलायन, माइग्रेशन, गांव से कितना माइग्रेशन हो रहा है अलग अलग जगह से, ये भी बड़ी समस्या। तो कुछ ये बड़ी समस्याएं हैं जिसके समाधान विश्व की सरकारों के पास कोई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। तो यदि हम खेती की ऐसी पद्धति निकालते हैं, क्योंकि अभी भी पूरे विश्व में जमीन हम किसानों के पास सबसे ज्यादा है, यदि खेती की इस तरह की पद्धति निकाली जाए, इस तरह से खेती किया जाए जिसमें इन सभी समस्याओं के समाधान होते हैं, तो हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि हमने देश और बल्कि वैश्विक काम किया है। तो जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम पेड़ लगाएंगे तो उसका फल हमें मिलेगा, हमारे परिवार को मिलेगा, लेकिन उससे निकली हुई ऑक्सीजन तो पूरे विश्व की, उस सभी पूरी मानव जाति की है। इस नेचर में पलने वाली एक एक चिड़िया चुनमुन सबकी है। जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम वातावरण के टेम्परेचर को भी, ताप को भी कम कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ा रहे होते हैं और फल माने उत्पादन भी अधिक कर रहे होते हैं और हजारों चिड़िया चुनमुन को घर का उनका बसेरा मिलता है। जब हम तालाब खोदते हैं, तालाब या किसी भी प्रकार की वाटर बॉडी का निर्माण करते हैं, तो जो हम पानी बचाते हैं और उससे जो पानी नीचे जाता है ग्राउंड वाटर पे, वो तो सभी का है। तो तालाब हमने बनाया अपने खेत पर, लेकिन उससे जो पानी नीचे गया वो पूरी व्यवस्था के लिए, माने पूरी नेचर की व्यवस्था के लिए। जब हमने पशुपालन किया और पशुपालन से हमने बेहतरीन कंपोस्ट बना के खेत में डाला, तो ये खेत मेरे जाने के बाद भी रहेंगे, जो उसमें खेती करेगा उसको रहेंगे। जब मैंने खेतों को उर्वर बनाया तो केवल अपने लिए नहीं बनाया, पूरी मानव जाति के लिए बनाया, पूरे विश्व की व्यवस्था के लिए। तो कृषि ऐसा कार्य है जिसमें हम करते हुए विश्व की इन प्रमुख समस्याओं के समाधान दे सकते हैं। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि यदि धरती को संतुलित रहना है, माने ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, तो धरती क्या है, निश्चित गैसों का एक निश्चित अनुपात का एक कुंभ है ना। और उस कुंभ में क्या हुआ है कि वायु, ताप और जल, इन तीनों के संतुलन से धरती स्वस्थ रहती है। तो अभी वायु, ताप और जल ये असंतुलित हुआ है। इसको संतुलित करने के लिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि धरती के 1/3 हिस्से में वन बाग होने चाहिए, माने जंगल होना चाहिए। अब जंगल विभाग के होते हुए तो जंगल लगातार कम हो रहा है, माने जो जंगल हमारा आजादी के समय में 49% था, आज 22% बचा हुआ है। तो जंगल विभाग के होते हुए भी जंगल कम हुआ है। लेकिन यदि भारत की पूरी जमीन को देखें तो जो एग्रीकल्चर लैंड है ये अभी भी किसानों के पास है। तो यदि किसान इस तरह की खेती पद्धति अपनाते हैं जिसमें 1/3 हिस्से में वन बाग लगाना, तो ये धरती अपने आप पेड़ पौधों से आच्छादित हो जाएगी, तो जिसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी हम बड़ी समस्या का समाधान भी दे पाएंगे यदि इसको विश्व स्तर पर हम स्वीकार। तो आवर्तनशील खेती केवल अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान पैदा कर लेने की वस्तुएं नहीं है, या केवल जोतना, बोना, काटना नहीं है। ये वर्तमान की मौलिक समस्याओं का उत्तर देते हुए हम कैसे जागृति की ओर बढ़ेंगे, हम कैसे व्यवस्थित समाज की ओर बढ़ेंगे, हम कैसे धरती की समस्याओं का समाधान देते हुए आगे बढ़ेंगे, हम कैसे स्वावलंबी जीवन जिएंगे, आत्मनिर्भरता का जीवन जिएंगे, इसके लिए आवर्तनशील खेती के माध्यम से हम लोग विश्व की इन समस्याओं के समाधान भी दे सकते हैं, जिसके कुछ प्रमुख सूत्र हैं, जिसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। माने खेती करते हुए खेत में लगने वाली सारी चीजें खेत से ही आए, और खेती करने वाले परिवार के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो उसको वस्तुएं लगती हैं, वो भी खेत से ही आए। माने खेत को चाहिए खाद, कंपोस्ट, वो भी खेत से ही आए, पैदा हो।
और जो परिवार खेती कर रहा है उसके किचन में जितनी चीजें लगती हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा उसके खेत से। यदि हम खेती के इनपुट्स को लगातार बाहर से खरीदते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, तो हम कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। खेती को कंपोस्ट चाहिए और कंपोस्ट के लिए पशुपालन करना पड़ेगा, क्योंकि पशुओं का भोजन भी खेत से ही निकलता है और उसी को खा करके पशु अपने मल के साथ मल करते हैं, माने गोबर गौमूत्र करते हैं, और उससे हम बेहतरीन कंपोस्ट बना सकते हैं। तो पहला सिद्धांत है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। खेत में लगने वाली सारी चीजें, माने खेत में खाद लगती, खाद चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ये सारी चीजें खेत से ही आए। और किसान परिवार जो खेती कर रहे हैं उसमें मानव श्रम, इनका भी भोजन और इनकी आवश्यक वस्तुएं ये भी खेत से। दूसरा सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन माने जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, उर्वरता संतुलन, न्याय संतुलन, व्यवस्था संतुलन। तो इन सभी संतुलनों को पहचानते हुए और इसका पालन करते हुए, इसकी प्रक्रिया को अपनाते हुए जब हम खेती करते हैं तो हम संतुलन को कायम रख पाते हैं। जैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड वाटर से पानी लेते हैं, तो ग्राउंड वाटर में पानी भेजने की हम क्या व्यवस्था करते हैं? तो आवर्तनशील खेती में खेत के 1/10वें भूभाग पर कोई ना कोई वाटर बॉडी का निर्माण करना। तो हम जब जितना पानी हम लेते हैं उतना पानी साल भर में नीचे भी भेजते हैं। वायु एवं ताप संतुलन माने हम तो पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे वायु और ताप संतुलन होता है। माने हवा में जितनी मात्रा में जो भी गैसेस रहनी चाहिए उपलब्ध होती है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, कार्बन नीचे जाता है ना। तीसरा है उर्वरता का सिद्धांत। माने हम खेत से जितनी भी वस्तुएं उपजाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम 1 एकड़ खेत से, हमारे यहाँ 2 फसली खेत हैं, साल भर में 2 फसल लेते हैं। 1 एकड़ खेत से हमने एक बार में 15 क्विंटल गेहूं लिया और 15 क्विंटल ही उसका हस्क निकला, माने उसका जो नीचे का भूसा वाला। इस तरह से हमने 30 क्विंटल कोई ठोस चीज एक सीजन में निकाली और दूसरे फसल में भी हमने 30 क्विंटल ही कुछ निकाला एवरेज। तो एक साल में 60 क्विंटल हमने कोई ना कोई ठोस वस्तु अपने खेत से निकाली। तो क्या निकाली? खेत की ताकत को निकाला, खेत की फर्टिलिटी को निकाला, खेत की उर्वरता को निकाला है। और अगर एक शब्द में कहें तो हमने खेत का कार्बन निकाला। ये कार्बन लगातार खेत से कम हो रहा, तो जो कार्बन मिट्टी में होना चाहिए वो कार्बन मिट्टी से निकल करके हवा में आ गया है, और यही कार्बन हवा में है तो मानव जाति के लिए, माने सभी मनुष्यों के लिए बीमारी का अड्डा है। यही कार्बन मिट्टी में है तो किसानों के लिए वरदान। तो ये कार्बन जो मिट्टी से कम हो रहा है इसकी आपूर्ति हमें करनी पड़ेगी। माने हम किसी खेत से लगातार कुछ निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? जितनी मात्रा में हमने कंपोस्ट माने कार्बन निकाला है उतना कार्बन उसको वापस कर देना है। इसको डॉक्टर एल्बर्ट हार्वर्ड साहब जो हुए कृषि वैज्ञानिक, 1905 से लेकर के 1947-48 तक जो महान कृषि वैज्ञानिक हुए डॉक्टर एल्बर्ट, वो भी इस बात को कहते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न, माने नेचर में लेन देन का सिद्धांत काम करता है। तो हमने खेत से जितना कार्बन निकाला उतना कार्बन देने की व्यवस्था है हमें। उतने कार्बन के लिए कितने पशु खेत में होने चाहिए, उस अनुपात में उतने पशुओं का पालन, उनसे बनाई हुई उतनी खाद खेत को पहुंचाते हैं। तो ये उर्वरता संतुलन लगातार बना रहता है। जैसे कि खेती की परिभाषा में हमने समझा पहली ही लाइन में कि भूमि की माने मिट्टी की उर्वरता को निरंतर बनाए रखते हुए खेती करना। अभी की खेती में, कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या कर रहे हैं? खेत में हम क्या करते हैं? यूरिया, डीएपी ये सब देते हैं। ये जो देते हैं यूरिया, डीएपी या अन्य तत्व, ये पौधों को देते हैं। इसमें मिट्टी को कुछ भी नहीं जाता है। मिट्टी को जाता है क्षार, नमक, और लगातार किसी चीज में नमक जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो मिट्टी के अंदर से जितना सॉइल लाइफ होना चाहिए, माने केचुआ, गुबड़ीला, दीमक या अन्य प्रकार के माइक्रोब्स, ये सब खत्म से हो गए हैं और मिट्टी के ऊपर एक ठोस लेयर बन गई। इसी का परिणाम है। तो हमें चाहिए क्या? इस उर्वरता संतुलन को समझना और उसको पूरा करना। ये एक संतुलन है। अगला है इसमें, अगला सिद्धांत जो है वो है खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता का सिद्धांत। माने अगर संतुलित डाइट देखें मनुष्य की तो उसमें 3 चीजें आती हैं मुख्य रूप से। 1/3 हिस्सा फल फ्रूट का आता है, दूसरा 1/3 हिस्सा दूध, दही, घी इस तरह के प्रोडक्ट का आता है, और तीसरा 1/3 हिस्सा दलहन, अनाज, इस तरह की चीजें हैं, सब्जियां।
हम आवर्तनशील खेती के मॉडल में हमने देखा कि एक तिहाई हिस्से में वन बाग भी लगाना है, एक तिहाई हिस्से में मतलब पशु पक्षी भी रखने हैं उस क्षेत्र के, और एक तिहाई हिस्से में अपने परिवार के लिए सब्जियां अनाज दालें जो भी होता है। तो हम संतुलित डाइट का यदि सिद्धांत अपनाएंगे तो भी आवर्तनशील खेती इसमें पूरी तरीके से फिट बैठती है। और खाद्य सुरक्षा माने यदि हर परिवार अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन उगाता है तो खाद्य सुरक्षा अपने आप हो जाती है। यदि हर परिवार उगा सकता है, एक परिवार तय कर सकता है कि साल में हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, तो एक प्रांत तय कर सकता है, एक जिला तय कर सकता है, एक राज्य तय कर सकता है, एक देश तय कर सकता है। तो खाद्य सुरक्षा भी हम इस तरह की खेती से पालेंगे, क्योंकि जैसे ही हम फल फूल की खेती करते हैं तो सामान्य फसलों के मुकाबले में 2 से 3 गुना अधिक उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। ये हमारे किए हुए यहाँ पर प्रयोग। और खाद्य दूसरी बात इसमें है गुणवत्ता की। तो अभी जो हम मार्केट ओरिएंटेड भोजन लेते हैं, चाहे वो डिब्बा बंद पैकेट लेते हो या स्विगी जोमेटो का लेते हो या किसी भी तरीके से मार्केट से खरीदते हो, तो उसमें पैसे देने के बाद भी क्या उसमें गुणवत्ता की कोई गारंटी होती है? मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि पैसे देने के बाद भी हम उससे पूछते हो कि इसमें गुणवत्ता की गारंटी है, और उसने कह दिया है तो क्या उसमें वाकई है? क्योंकि मार्केट में जो सब्जियां, जो फल जो आ रहे हैं, हम सभी उसका हाल जानते हैं कि दूर दूर से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। उसको तरोताजा बनाए रखने के लिए उसमें तमाम प्रकार के केमिकल का स्प्रे किया जाता है, तमाम प्रकार का रंग वाला उसमें चीजें डाली जाती हैं कि उसका रंग मेंटेन रहे, उसकी चमक बनी रहे, और इस तरह की चीजें। उसको उगाने में भी बहुत सारा केमिकल लगता है, और वही भोजन हम खाते हैं। तो अभी तो हम पैसा खर्च करने के बाद भी हमारे पास शुद्ध भोजन नहीं है। यदि हम इस तरह की खेती को बढ़ावा देते हैं, सरकारें बढ़ावा देती हैं, तो हम खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता दोनों पा जाएंगे। 5वां है अधिकाधिक रोजगार का सिद्धांत। माने खेती का ऐसा मॉडल निकालना, ऐसा तरीका खोजना जिसमें अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाएं विकसित होती हों। अभी की स्थिति में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, एक समस्या है। पूरी की पूरी देश की सरकारें इसमें हिल जाती हैं। अमेरिका और यूरोप में हर 10 साल में आर्थिक मंदी आती है और हजारों लाखों लोग अपनी नौकरियां गंवाते हैं। उनमें से सैकड़ों हजारों लोग सुसाइड भी करते हैं। और अब तो भारत में भी इसका असर दिखाई देने लगा है, जिस तरह से कोरोना पैंडेमिक के बाद से लोगों की नौकरियां गई हैं और उसमें तमाम प्रकार के अवसाद में लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किए हैं, है ना? तो अभी सरकारें हिल जाती हैं इस बेरोजगारी के मुद्दे पर। लोगों को भी लगता है बेरोजगारी, तो जहां रोजगार की संभावना है तो खेती आज भी सबसे अधिक रोजगार देने वाली क्षेत्र है। यदि इसको सही से ट्रीट करें और सही से पॉलिसी बनती है तो आज भी खेती से अधिक कोई रोजगार देने सकने वाला देश में नहीं, क्योंकि जितनी खेत का हमारा दायरा है पूरे भारत में, अगर अरेबल लैंड देखें उस तरह से देखते हैं तो बेरोजगारी नहीं। तो हमें सही नीतियां बनाने की आवश्यकता है। खेती से बेरोजगारी हम दूर कर सकते हैं। माने अभी भी ऐसा तरीका, और आवर्तनशील खेती ऐसा ही एक तरीका है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। माने खेत में बने रहने के लिए, खेती करने के लिए, तो अभी भी हम खेती कर सकते हैं और खेती में रोजगार को जनरेट कर सकते हैं। इस तरीका निकालना। और आखिरी सिद्धांत, इसका 6वां सिद्धांत है समृद्धि का सिद्धांत। माने ना खेती करके अमीर होना है, ना खेती करते हुए गरीब रहना। खेती का ऐसा तरीका जो हमें समृद्ध बनाता। समृद्धि का यहाँ अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का होना, यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का बना रहना और उसके होने का भाव बनाए रहना, इसका नाम समृद्धि। अभी अमीरी क्या है? अधिक से अधिक वस्तुओं का होना लेकिन उसके होने का भाव नहीं, ये अमीरी भी। गरीबी क्या है कि वस्तु भी नहीं है और भाव भी नहीं। वस्तु नहीं है तो भाव भी नहीं होगा, तो वस्तु भी नहीं है भाव भी नहीं है, ये गरीबी, ये दरिद्रता है। समृद्धि क्या है? वस्तु भी है और उसके होने का भाव भी है, यानी आवश्यकता से अधिक है। जितनी आवश्यकता है उससे अधिक वस्तु है और उसके होने का भाव भी है, तो अभाव का भी अभाव हो जाए, ये है समृद्धि। तो हर परिवार समृद्ध हो सकता है। नेचर में समृद्ध होने की गुंजाइश है, अमीरी और गरीबी की कोई गुंजाइश नहीं। इस नेचर में चींटी भी है, उसका भी पेट भरता है, हाथी भी है, उसका भी पेट भरता है, व्हेल भी है, उसका भी पेट भरता है। तो समृद्ध सभी हो सकते हैं। अमीरी और गरीबी दोनों मानव जाति पर बोझ है। हमें समृद्ध होना है,
तो आवर्तनशील खेती ऐसा ही एक रास्ता है जो सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, समस्या से समाधान की ओर ले जाता है। इसको ठीक से करने और समझने की जरूरत है। इसके पीछे तार्किक उत्तर होने की जरूरत है ना? अभी हम पूरा देश पॉलिसी बनाता है, वैश्विक पॉलिसियां बनती हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो क्या राजनेता ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पाएंगे? और ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे होगी? पेड़ लगाने से होगी, वन लगाने से होगी, वन को बढ़ाने से होगी, पानी की मात्रा को ठीक से रोकने से होगी जहाँ पानी बरसता है। तो यदि पेड़ को लगाने की हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो पेड़ कौन लगा सकता है? पेड़ कहाँ लगेंगे? जमीन पर लगेंगे। जमीनें किसके पास है? किसानों के पास है। तो लगा कौन सकता है? किसान लगा सकता है। तो हमारे पास वो अवसर है, किसानों के पास वो अवसर है कि हम इस तरह की वर्तमान में जो चैलेंजेस हैं इसके समाधान को दे सकते हैं। बशर्ते किसानों को सही से ट्रीट किया जाए। तो आवर्तनशील खेती प्राकृतिक एवं सामाजिक नियमों का पालन करते हुए अपनी आजीविका को निकाल लेने की कला का नाम आवर्तनशील खेती है। ये पूरी तरीके से संतुलन, न्याय और आवर्तनशीलता पे आधारित है और सह अस्तित्ववाद दर्शन पर आधारित एक खेती है जो सुख और समृद्धि के रास्ते खोलती है। इसके पीछे बहुत सारे इसके अन्य कारण भी है कि हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ी आवर्तनशील खेती की, है ना? तो नेचर में जब अध्ययन करने गए तो नेचर में आवर्तनशील अर्थशास्त्र का अध्ययन हुआ, क्योंकि नेचर जो है वो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था और मानव अवस्था माने ज्ञान अवस्था का एक संयुक्त निश्चित अनुपात है। इस संयुक्त निश्चित अनुपात को बनाए रखना और इसकी साइक्लिसिटी को माने इसकी आवर्तनशीलता को बनाए रखना ये एक जिम्मेवारी है, माने एक काम है। और उस आवर्तनशील अर्थशास्त्र से ये खेती निकली, आवर्तनशील अर्थशास्त्र, इसलिए इसको आवर्तनशील खेती नाम दिया। आवर्तनशील खेती एक ऐसा तरीका है जो वैश्विक समस्याओं को समाधान भी देता है, मानव कैसे अपनी मानवीयता के साथ जी सके और समृद्धि को प्रमाणित कर सके इसके अवसर देता है। इस तरह के प्रयोग हम लोग लगातार बांदा, बुंदेलखंड और इसके आसपास के क्षेत्र में कर रहे हैं और अभी हम इसको कई स्टेट में भी लगातार इसके प्रयोग कर रहे हैं। ये मेरी बात थी। अब आप लोग इसमें से जो भी प्रश्न उत्तर करना चाहेंगे तो मैं उसको उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद। शुक्रिया, आभार श्री जितेंद्र गुप्ता का, जिन्होंने आवर्तनशील खेती के बारे में जानकारी दी है। अच्छी बात कही है। खेती की जो पहले बैल से खेती होती है उसकी जगह अब ट्रैक्टर ने ले ली, यंत्र ने ले ली। पहले जो प्राणी से खेती होती थी, गाय बैल, इसका इस्तेमाल करते थे और मजदूरी भी खेत में करते थे, जो रोजगार मिलता था। अब श्रम किसी को करना नहीं है, खेत मजदूर की बहुत सी समस्या है, इसलिए ट्रैक्टर द्वारा खेती की जा रही है। बैल का तो उपयोग बिल्कुल घट सा गया है। बैल जिससे और गाय या कुछ जो कैटल्स रखते थे पहले, वो भी अब नहीं रखते हैं, बहुत कम हो गया है। तो इससे जो खेती का जो साइकिल थे, आवर्तनशीलता थी खेती की, उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। और ग्लोबल वार्मिंग और जो नए नए बीज लगाए जाते हैं, हाइब्रिड बीज, इससे भी जो बीज की जो हर साल नए बीज की तलाश रहती है। जो नेचुरल बीज थे, देसी बीज, उसमें काफ़ी कमी आई है। देसी बीज कई बार मिलते भी नहीं हैं, ऐसी समस्या आ जाती है। अब
श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है, 2 शब्द कहे। त्रिपाठी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुप्ता साहब ने बहुत ही समग्रता से विषय को लिया है और यह एक सार्वभौमिक समस्या है जिसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। आज की स्थिति में जिस प्रकार से व्यावसायिकता और व्यवहारिकता, जो कि एक्चुअल में व्यवहारिकता नहीं है लेकिन उसके बावजूद जिसको बोलते हैं ना प्रैक्टिकलिटी, आज की सिचुएशन के हिसाब से उसके कारण जो ऊहापोह और विकास की तरफ भागम भाग है, उसके कारण जो अलग अलग तरीके के साधनों और संसाधनों के प्रति हम मुड़े हैं, वो किस तरीके से समस्याओं को भी साथ में लेके आए हैं, इसका बड़ा ही अच्छा चित्रण और उसके साथ साथ उसका उपाय इन्होंने बताया है। हालांकि आर्थिक तौर पे देखा जाए और कहीं ना कहीं जो आज का कंपटीशन है उसको देखा जाए तो कुछ चीजें संशयात्मक हैं, पर आशा ये है कि आगे उसका भी निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। शुक्रिया, आभार। सर मैं इसमें 2 शब्द रखूं अगर आपकी इजाजत हो तो। आप बोलिए बोलिए। सर इसमें आर्थिक मॉडल पे यदि देखेंगे इस पूरे विधा में तो इसमें कुछ स्टेप हैं। जैसे इसका एक 5वां स्टेप है प्रोसेसिंग। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ। हमारे यहाँ कुछ आंवले के पेड़ है ना, आंवला। यदि मैं उसको आंवले को तोड़ करके डायरेक्ट मार्केट में जाता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा उसका दाम 20 से 30 रुपए केजी मिलता है। अगर 30 रुपए केजी भी मिला और 1 क्विंटल एक पेड़ में आंवला लगा तो मेरे हाथ में रुपए आते हैं 3000 रुपए, जिसमें मेरी तुड़ाई लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, मानव श्रम लगेगा, है ना, बारदाना लगेगा। तो सब मिलाकर के देखेंगे तो पता चला 2500 ही। हम इसी आंवले का मुरब्बा बनाते हैं। यदि हमने इसका शक्कर वाला मुरब्बा भी बनाया अपने फार्म का तो ये बढ़ गई इसकी कीमत 200 रुपए किलो। उसमें कुछ चीजें लगेगी, शक्कर, ईंधन, कुछ मानव श्रम भी लगेगा, तो रोजगार बढ़ा, रोजगार तो अपने गांव के लोगों को मिलेगा, है ना। तो कुछ चीजें, लेकिन इसकी कीमत मान लीजिए 70 रुपए केजी बढ़ भी गई, शक्कर और बाकी चीजें लगी इसमें सब, तो वस्तु मेरे पास पहले से थी, कुछ 70 रुपए किलो की कीमत बढ़ गई और अब इसको बिकना है 200 रुपए केजी में। तो पहले कच्चा आंवला तोड़ करके मुझे मार्केट जाना पड़ता, मार्केट तय करता था। अभी वस्तु मैंने बनाई तो मैं तय कर रहा हूं। फिर अगर मेरा इससे भी पूरा नहीं पड़ता है तो एक कदम और प्रोसेसिंग कर लिया। हम लोग शहद वाला मुरब्बा बनाते हैं, मधु आंवला, वो 400 रुपए केजी। यदि और ज्यादा इसकी प्रोसेसिंग कर दी गई, इसी से हमने च्यवनप्राश बना दिया या कोई और वस्तु, तो च्यवनप्राश बनाते ही ये 600 रुपए केजी हो जाना है। तो जितनी जितनी हमें आवश्यकता हमारे परिवार में कैश वैल्यू की है, उसको पहचान करके हम जो भी हमारे परिवार में वस्तुएं बची, जो भी हमारे खेत से प्रोडक्शन बचा, उसको डायरेक्ट सेल नहीं करना है, उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस करना है, देन मार्केट जाना है। यदि आप नेचर की दी हुई किसी भी वस्तु को डायरेक्ट मार्केट में जाते हैं, जो नेचर से हमको सीधे मिला है, तो आप अपने समृद्ध होने की सारी संभावनाओं को बेच देते हैं। यदि हम रॉ मटेरियल बेच देते हैं तो हमें हमेशा ही फिनिश प्रोडक्ट बना करके ही मार्केट जाना है। ये इस खेती का एक प्रमुख स्तंभ है, एक स्टेप है, इसके बिना खेती पूरी नहीं होती। तो इससे हमारा आर्थिक पक्ष सधता है। ओके ओके। जैसे कि कुछ साल अधिक बारिश, कुछ साल में अधिक बारिश होती है, कुछ साल में बारिश कम होती है। तो जब बारिश ज़्यादा होती है तभी सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन रोकने के लिए क्या करें? सर, हर खेत का एक निश्चित स्लोप होता है। हर खेत का अपना एक स्लोप होता है। अगर आप बारिश का पानी देखेंगे ना, तो खेत के किसी न किसी कोने से निकलता है। तो इसमें हम लोग खेत का जो एक निश्चित भाग में कोई ना कोई वाटर बॉडी बनानी है, तो हम लोग तालाब बनाते हैं अपने यहाँ पर।
तो जहां से पूरे खेत का पानी डिस्चार्ज होता है, निकलता है, वहीं हम तालाब बना देते हैं। तो जो भी अगर खेत का मिट्टी बहेगा भी तो तालाब में जाएगा, और तालाब को हर 2 साल में एक बार सुखा करके, माने उसका पूरा पानी यूज करके, उसमें जो गाद जम जाती है उस गाद को निकाल करके फिर खेत में डाल देते हैं। तो खेत का मिट्टी खेत में ही रहता है, और जब वो 1-2 साल पानी में लगातार बना रहता है, उसमें नीचे की तमाम प्रकार की, उसमें नीचे की वनस्पति और इकोलॉजी पनप जाती है, और जब उसको सुखा करके तालाब को मिट्टी डालते हैं तो वो अपने आप में खाद बन जाती है, बेहतरीन उर्वर हो जाती है। तो खेत का मिट्टी खेत में ही रहता है। तो और दूसरी इसमें कि मेड़े ऊंची करते हैं, तो जब तालाब खुदता है तो उसकी जो मिट्टी निकलती है तो उससे हम मेड़ों को भी ऊंचा कर लेते हैं, ताकि अन्य कहीं से भी ना निकल पाए, और अगर जाता भी है तो तालाब में जाए। इसका ये तो प्रोसेस है। और उसके जब पेड़ लगाते हैं तो पेड़ भी हम एक निश्चित भाग में नहीं लगाना है, जो भी बाउंड्रीज हैं, जो भी उसकी मेड़े हैं खेत की, उसमें भी पेड़ लगाना है, और एक निश्चित अनुपात में, यदि खेती ज्यादा है तो निश्चित अनुपात में लगा सकते हैं। तो पेड़ भी मिट्टी के कटान को रोकते हैं, हमने मेड़ भी ऊंची की है और खेत में तालाब भी बनाया है। तो इससे सॉइल इरोजन हमारी बचती है, हमारे अपने खेत में ही रहती है। शुक्रिया शुक्रिया। कौन कौन से पेड़ लगाना चाहिए जिससे सॉइल इरोजन को रोका जा सके, जैसे कि जैसे कि वैसे पेड़ तो सारे ही उपयोगी हैं, लेकिन जिस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में हम लोग हैं, मान लीजिए इस अपने देश में 80 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, तो जो भी पेड़ पौधे जिस भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सूट करते हैं, वहाँ के लोकल पौधे हैं, पहले तो वो लगाएं। फिर दूसरी बात इसमें आती है कि दिशा के हिसाब से पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो पूरब की दिशा से छोटे पेड़ लगाते हैं हम लोग, क्योंकि सूरज पूरब से उगता है, और सुबह की धूप सभी पेड़ पौधे, सभी पशु पक्षियों, सभी फसलों को चाहिए। तो सुबह की उगती हुई धूप हम लोग सबको चाहिए, तो पूरब की दिशा में छोटे पेड़ लगाते हैं ताकि सबको मिले। दक्षिण और पश्चिम की तरफ में हम लोग बड़े पेड़ लगाते हैं, बड़े दरख्त लगाते हैं, क्योंकि सूरज आकर के दक्षिण में खड़ा हो जाता है और पश्चिम से डूबता है, तो यही सबसे तेज धूप होती है यहाँ पे। और हवाएं भी, जो तेज हवाएं आती हैं हमारे तरफ में, वो भी इसी दिशाओं से आती हैं। तो दक्षिण और पश्चिम में पेड़ों पे बड़े पेड़ों में हम लोग ऐसा बाउंड्रीज पे इस तरह से लगाते हैं कि जो 20-25 साल बाद हमें उनको कैश क्रॉप लेना है, तो जैसे कोनों पे हमने बांस लगा दिए, है ना, खेत के जो कोने हैं उन पे हमने बांस लगा दिए, बीच में हमने सागौन, महोगनी या अन्य प्रकार के पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो लगा दिए। फिर बीच में जो बड़े पेड़ हैं जैसे कटहल है, आम है, इस तरीके के पेड़ लगा दिए। मेड़ों पे हमने थोड़ा छोटे पेड़ रखे, क्योंकि खेती भी करनी है अन्य प्लॉट्स में। तो सारे पेड़ पौधे उपयोगी हैं एक समय के बाद में। तो पेड़ पौधे बस लोकल के होने चाहिए, तो और ज्यादा परफॉर्म करते हैं, अपनी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। इसमें ये कहना है। और अब खेडूत लोग पेड़ तो काट रहे हैं खेत में से, पेड़ तो रहने नहीं देते। जैविक जो फेंसिंग होती है, बाड़ बोलते हैं, बाड़ क्या बोलते हैं? बायो फेंस बोलते हैं उसको। फेंस बोलते हैं, बायो फेंस। तो जो फेंसिंग होती है, जैविक बाड़ बोलते, बराबर, जैविक गुजराती में तो वाड़ बोलते हैं। तो जो जैविक बायोलॉजिकल जो फेंसिंग होती है वो काट देते हैं, जैसे कि थुअर है, अलग अलग प्रकार के थुअर है, तो वो निकाल देते हैं। वायर फेंसिंग ज़्यादातर कर देते हैं, तो इससे ज़्यादा खेत के लिए ज़मीन ज़्यादा मिले, ऐसा ही सोचते हैं। और किसान लोग जो वायर फेंसिंग ज़्यादा पसंद करते हैं अब। और जो पेड़ पौधे वाली जो फेंसिंग होती है उसको निकाल देते हैं। पहले वही फेंसिंग होती थी, पेड़ पौधे वाली फेंसिंग होती, अब नहीं रही। तो इसके बारे में बताइए। इसमें क्या है कि अभी जो ये लोग निकाल देते हैं किसान लोग, तमाम सारा जो बायो फेंस बनता है, लैंटाना या अन्य प्रकार के जो रहते हैं कटीले प्रकार के, उसमें से बहुत में फल नहीं लगता।
तो उनको लगता है कि ये जमीन क्यों जा रही है, इसको हम निकाल दें, इसमें हम नॉर्मल तार वाला फेंस कर लेंगे या इलेक्ट्रिक फेंस कर लेंगे, इसका उपयोग करें। तो उसका विकल्प हम लोगों ने ऐसा निकाला है कि खेत के जो मेड़े हैं खासकर, उसमें कटीले प्रकार के पौधे लगाते हैं। तो जैसे नींबू भी कटीला होता है, हमारे यहाँ करौंदा होता है, चेरी कहते हैं उसको, वो भी कटीला होता है ना। इस तरीके से जैसे शतावर भी कटीली होती है। तो खेत के मेड़ों पे हम लोग कटीले प्रकार के पौधे लगाते हैं, और ये छोटे भी होते हैं, बहुत बढ़ते नहीं हैं, ऊंचाई तक नहीं जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक समय के बाद जब पौधा तैयार होगा तो उसमें कांटे रहेंगे, तो सामान्य रूप से फेंस हो गया, साथ में ये फल भी देंगे। तो नींबू कभी भी 50 रुपए केजी से मार्केट में नीचे बिकता ही नहीं है, तो आप नींबू की फेंसिंग कर सकते हैं, है ना। नींबू के अलावा आप करौंदा, चेरी की एक फेंसिंग कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो कटीले प्रकार के पौधे जो फल भी देते हैं, उसको लगाने से हमारी फेंसिंग भी हो जाएगी और हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो इस दिशा में सोचा जा सकता है, हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े। सही बात। दूसरा एक लता करंज बोलते हैं जिसको सिजालपिनिया बॉन्डक मीन्स फीवर नट, जो लता करंज बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। लता करंज सिजालपिनिया बॉन्डोसेला, सिजालपिनिया क्रिस्टा, काकच कहते हैं, काकच। अभी हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, किसी को नाम हिंदी में आता हो तो बोलिए। જે કરંજ ને લતા કરંજ શું છે મિતલિયા સાહેબ? લતા કરંજ એ કાચકા ઓકે ઓકે तो लता करंज को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिपाठी साहब बोलिए। हिंदी में कंचुकी बोलते हैं। अच्छा, काचका ने कंचुकी के हिंदी में कचुकी कहते हैं। ठीक। तो इसके बारे में क्या राय है जितेंद्र गुप्ता जी? सर अभी मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर मैं इसको समझ पाऊंगा। फीवर नट है, फीवर नट जो अलग कहते हो, फीवर नट बच्चों की दवाई है, बच्चों के लिए दवाई है। अच्छा, सॉरी, मैं समझ गया। वो जो छोटा छोटा दाना होता है सफेद और लाल, उसको घुंचू कहते हैं हमारे यहाँ। नहीं सर जी, वो नहीं, वो बड़ा पेड़ होता है, उसका एक फल कांटोनुमा होता है, उसपे पूरे फल के ऊपर कांटे लगे रहते हैं। इसके अंदर छोटी लखोटी जैसे एस कलर के एक या दो दाने, मतलब सीड, वो निकलते। वो उसको बोलते हम एस कलर, राखोड़ी कलर गुजराती में बोलते, जिसको बोलते हैं स्लेटिया कलर, आपको हिंदी में क्या बोलेंगे, वो कलर के निकलते हैं दाने। उसको घीस के पिया जाता है, जो शरीर में कृमि होता है ने, तो उसका वो दवाई है, औषधि है। सर अभी क्या है कि हमारे तक में अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे भी, और मैं इसको बहुत अच्छे से एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, और जैसे मेरे पास ऐसी सूचना आती है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। सर वो पेड़ नहीं है, झाड़ीनुमा क्रीपर है। क्रीपर बहुत फैलती है नीचे और बहुत कांटेनुमा है, उसमें से कोई भी पशु पसार नहीं हो सकता। और वो एकदम कठोर बीज इसमें एक में फली में लगता है, जैसे लखोटी हो। उसको हमारे यहाँ जो इस तरह के लगाते हैं उसको शतावर या ब्राह्मणी वगैरह हम लोग लगाते हैं, तो वो भी इसी तरह का काम करती है, फेंसिंग का भी, और उसमें कांटे भी रहते हैं। इसको बायो फेंस में यूज किया जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। जैसा आप सर इसको कंट करंज बोलते हैं, सागर गोटा बोलते हैं, या नाटा करंज भी बोलते हैं, कंट करंज बोलते हैं, विटप करंज भी बोलते हैं। हमारे यहाँ का भी नहीं लगाते हैं हम लोग, इसके विकल्प में शतावर लगा लेते हैं। जैसे हमने तार लगाया तो शतावर लगा दिया, वो बना भी रहेगा तार में और उसमें कांटे भी खूब रहते हैं, तो वो भी बायो फेंस का काम करता है। दूसरे भी कई कांटेनुमा पेड़ श्रब्स होते हैं, जैसे कि एक आपने बोला करौंदा है, जैसे कि जो
ओपुन्सिया इलेसियो, जो उसको आठला थुअर बोलते हैं, आठला थुअर। और जैसा दूसरा भी है थुअर होता है, वो भी कांटे नुमा होता है, वो भी श्रब है। और दूसरा है एक थुअर है, डिंडेलियर थुअर, तो उसको फिर लेटेक्स कंटेनिंग प्लांट है, वो भी लगा सकते हैं, लेटेक्स कंटेनिंग प्लांट। दूसरा एक है आइपोमिया कार्निया, वो भी लगाते हैं, आइपोमिया कार्निया, उसको गुजराती में नफटिया बोलते हैं। बहुत सारे श्रब्स हैं, और कुछ तो फलझाड़ भी लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने उदाहरण दिए केवल नींबू और चेरी का। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो हम लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक फालसा होता है, उसको भी लोग लगाते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस तरह के जो कटीले हैं या जो कटीले लताएं हैं, इनको किनारे पे लगा करके हम इसका आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और खेत में झाड़ बन जाए, बायो झाड़ बन जाए, बायो फेंस बन जाए, ताकि बाहर के जीव जानवर खेत के अंदर ना आए, उसका भी काम कर सकते हैं। सुरक्षा और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से ये उपयोगी। अच्छा अच्छा, रसूल भाई घांची बोलिए, रसूल भाई घांची बोलिए। जी नमस्कार सर, आप सब विद्वानों को नमस्कार। वो कांटा सरिया आता है ना, उसकी भी बाढ़ अच्छी बनती है। उसमें बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं, सरियक। सेरेक बराबर है। और गूगल भी लगा सकते हैं, गूगल गूगल। हाँ, गूगल की होती है। मेरे यहाँ, मैं कल आपके गिरनारी मंडल में फोटो डालूंगा। मैंने कागज की वाड़ बनाई है मेरे बगीचे में, बराबर। कुछ बोरडी भी लगाई है, क्योंकि मैं फेंसिंग नहीं करता। फेंसिंग करूंगा तो चकलिया और पक्षी नहीं बैठेंगे, तो मैं स्पेशली मेहनत करके ऐसी वाड़ लगाता हूँ जिसमें मेरे पंछी नहीं बैठे। हाँ, जब बाज या कोई पक्षी पकड़ने आता है तो वो दौड़ के वो सारी चकलियों का झुंड वो उसमें वाड़ में घुस जाता है। तो मेरे यहाँ कागज की भी वाड़ है, बोरडी भी है, बावल भी है। और इस साल तो मैंने कांटा सरिये के 10-15 पौधे ऐसे लगाए जिसका एक नमूना पैदा हो। तो वो कांटा सरिये की वाड़ तो बहुत अच्छी होती है, माप की होती है, एक 6 फुट तक। और उसके कांटे इतने बारीक होते हैं कि कोई जानवर इसमें घुस नहीं सकता सर। वो कागज जैसा ही, जैसे कागज में हर पान पे कांटा होता है, तो कांटे सरिया की जो वाड़ होती है वो उसका भी झुंड बन जाता है 2-5 वर्ष में। तो जी सर, सही बात है, सही बात है। जी शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सर, वेलकम। श्री जिग्नेश भाई जोशी साहब, सवाल पूछिए। जिग्नेश भाई जोशी साहब। કોઈ પ્રશ્ન નથી સાહેબને. સારું મૃદા વિશે સમજાવ્યું. એને કેવી રીતે જે આપણે લઈએ છીએ એ પાછું એમને સમર્પણ કરવું જોઈએ. તો એના માટે સાહેબ મૃદા સુધારવા માટે જે વસ્તુનો નેક્સ્ટ પાક લેવો હોય. हिंदी में बोलिए, हिंदी में। सर ये जो आपने मृदा विज्ञान का बहुत अच्छी तरीके से समझ दिया आपने, और मृदा विज्ञान के अंतर्गत मैं थोड़ा बोलूं तो यदि हमको अगली फसल जो लेनी है, यदि उसका ही जीवन मृत जो हमारे गुजरात में प्रचलन में है, अलग अलग सब्जियों का वेस्ट, दूसरे अलग अलग फ्रूट है, जो भी हरा वनस्पति है उसको काट के अंदर डाल देते हैं, और अमृत की तरह उसको लास्ट में लिखता है कि बोला जाता है अमृत। तो वो खाद के तौर पे हमारे किसान भाइयों उसको छिड़काव करते हैं और फसल बहुत अच्छी तरह आती है। तो यदि हमारी एक सोच है कि यदि जो फसल हमको बोनी है, जिसका बीज हमको बोना है, वो बीज का या वही फसल का गोअमृत यदि बनाया जाए और उसमें दिया जाए
तो रूट हार्मोन्स के अंदर यदि जो उसके जो तने होते हैं तो उसमें एक परफेक्ट प्रकार के, वो हमारे बितलिया गुरुजी से हमने ज्ञान प्राप्त किया कि मूल के अंतर्गत उसके पर्टिकुलर बैक्टीरिया रहते हैं। तो यदि वही फसल का हमने अमृत बना के पहले ही ये अंदर थोड़ा थोड़ा मृदा के अंदर डाल दे, ये तो अच्छी फसल भी आएगी और उसका उसमें जीवाणु भी नहीं आते, रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ जाती है। तो ये विचार पे हमारे अनिल भाई जी और ये हमारे रावल साहब अभी वेबिनार में जुड़े हुए ही है। तो और रावल जी शायद आपको ज्यादा बताएंगे सर जी। धन्यवाद। जैसे कि सिम्बी कुल की जो पेड़ पौधे हैं, जैसे कि पल्सिस है, पल्सिस के पौधे हैं, वो नाइट्रोजन, उसकी जड़ में नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। तो जैसे कि उसको ढैंचा बोलते हैं, ढैंचा लगाते हैं या कुछ पल्सिस लगा के मूंग या दूसरी, तो उसको या मूंगफली, तो उसको क्रॉप में लिया है। तो उसको जब क्रॉप की जो फसल ले ली, उसके बाद उसको अप्रूट किया जाता है, कि अप्रूट करके उसको फिर से डाटा जाता है, मीन्स के उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो उससे ग्रीन मैन्यूल हो जाता है, ग्रीन मैन्यूल इन्हें गुजराती में बोलते हैं लीलो पड़वास, ग्रीन मैन्यूल। तो ग्रीन मैन्यूल से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले जो बैक्टीरिया है वो ज़मीन में रहते हैं। तो इससे जो नाइट्रोजन जो फिक्सिंग में मदद मिलती है। और दूसरा क्रॉप रोटेशन के बारे में बताइए, क्रॉप रोटेशन के बारे में बताइए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल। हम लोग भी ग्रीन मैन्योरिंग का प्रयोग करते हैं। हर 2 साल में एक बार खेत में सन या ढैंचा लगा कर उसको क्रश कर देते हैं। तो इससे मिट्टी में हमारा बायोमास भी बढ़ जाता है, नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है, और नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया भी मिट्टी में आ जाते हैं। ये भी मिट्टी को उर्वर बनाने की एक प्रयोग है, इस तरह से अलग अलग। दूसरा सर आपने पूछा क्रॉप रोटेशन, तो हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि 1 साल में खेत बदल दो, 2 साल में गाँव। हमारे जो बीज हमने अपने खेत में तैयार किया, फिर अगली बार वो उस फसल को या उस बीज को हम दूसरे खेत में लगाते हैं और अगले 2 सालों में उस गांव से दूसरे गांव में भेजते हैं एडेप्टेशन के लिए। तो क्रॉप रोटेशन एक कंपलसरी भाग है पूरी खेती का। अभी की पूरी खेती केवल और केवल मोनोक्रॉपिंग पे आ गई है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि खेत में एक प्रकार के तत्व की या तो अधिकता या तो कमी हो जाती है, और हमारे पास खाने के रूप में भी केवल 1 या 2 प्रकार की वस्तुएं आती हैं, जबकि खाना तो विविध प्रकार का है। यदि क्रॉप को रोटेशन और मल्टी क्रॉप करते हैं तो क्या होता है कि एक तो खाना विविध प्रकार का होगा, दूसरा सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हमने लगाए मल्टी क्रॉपिंग में, तो जो जड़ों में उनके जो माइक्रोब्स रहते हैं, जो सूक्ष्मजीवी रहते हैं, वो आपस में तत्वों का लेन देन करते हैं। वही माइक्रोराजा फास्फेट भी ला करके देता है, माने वही माइक्रोराजा राइजोबियम से नाइट्रेट भी ला करके दूसरों को देता है। माने विविध प्रकार की फसलें करने से मिट्टी में अधिक कंपोस्ट की आवश्यकता को कम कर देता है। एक बात, एक फायदा। दूसरा, जो अभी सबसे ज्यादा खरपतवार की समस्या आती है मिट्टी में, क्रॉप रोटेशन और मल्टी क्रॉप से उसको भी मैनेज किया जा सकता है, वो भी मैनेज होता है। जब विभिन्न प्रकार की फसलें करते हैं तो अधिकांश चारा जो भी जिसको हम लोग खरपतवार कहते हैं, ये कम से कम उगता है, ये प्रबंधन होता है। दूसरा, क्रॉप रोटेशन से मिट्टी की जीवंतता बनी रहती है। माने जैसे हमने इस बार चना लगाया है, चने ने नाइट्रोजन को फिक्स किया, तो अगली बार हम उसी खेत में गेहूं लगा दें। गेहूं की नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक है, तो चने ने फिक्स किया था, गेहूं ने ले लिया, तो हमें बाहर से कोई भी तत्व, कोई भी रेसिपीज बनाने की आवश्यकता
कम से कम हो जाती है। माने मानव का या किसान का श्रम घट जाता है जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। हमारी जो उसमें रिस्क फैक्टर है ये कम होते हैं, डिसीजेस कम होती हैं और उत्पादन बढ़ता है। क्योंकि जैसे ही मल्टीपल क्रॉप लगाते हैं और क्रॉप रोटेशन करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होने से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन को करने के लिए तमाम प्रकार की मधुमक्खी, भंवरे, मक्खियाँ, इस तरह की चीजें आएंगी। तो वो आपस में क्या करते हैं, ये दूसरे उस तरह के जीवों को खाती हैं जो शाकाहारी हैं, माने जो क्रॉप या वनस्पति सीधे खाते हैं। तो उनका आपस में भी एक चेन सिस्टम जो है, इको चेन सिस्टम, वो बैलेंस में आता है। तो बीमारी और डिसीजेस कम होती हैं। बीमारी और डिसीजेस कम होती हैं तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है और मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे तो मेंटेन होती है, माने अपने आप ऑटोमेशन में आने लगती है क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉप्स। दूसरा, जो देसी बीज का आदान प्रदान के बारे में कुछ बताइए। जो देसी बीज का महत्व के बारे में बताइए। देसी बीज, अब देसी बीज तो ज़्यादातर कई बार मिलता भी नहीं है, तो उसके बारे में बताइए, देसी बीज के बारे में। देखिए, नेचर में जो व्यवस्था है, जो प्राणावस्था है, माने जो वनस्पति जगत है, ये बीज विधि से आवर्तनशील बना है, माने बीज विधि से ये बना रहता। तो यदि हमें सस्टेनेबल लाइफ चाहिए, जिसकी चर्चा पूरे विश्व करता है, हर मानव करता है, और सस्टेनेबल फार्मिंग चाहिए, तो देसी बीजों को बचाना ही होगा, बनाना ही होगा। इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। क्योंकि हमने जीएमओ सीड्स या हाइब्रिड सीड या बीटी माने इस तरह के बीजों को हमने देख लिया। इससे क्या हुआ, लगातार हम लोग ह्रास की ओर जा रहे हैं। माने जो पेड़ पौधे की लाइफ 100 साल होती थी वो आज 30 साल में आके खत्म हो जाता है। तो हमें देसी बीजों का तो महत्व इस रूप से भी है, यदि इस नेचर को सस्टेनेबल रखना है तो पेड़ पौधों, वन जंगलों को बनाए रखना होगा, और वो तब बने रहेंगे जब देसी बीज मिलेगा। क्योंकि हमारे हाथ से हमारा खाद्यान्न भी चला जाएगा यदि देसी बीज नहीं बचे। और देसी बीज ना होने के अभाव में हमारी खेती की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैं किसान हूँ तो इस बात का दर्द समझता हूँ कि जिन किसानों, और पूरे देश में किसानों के साथ काम करता हूँ, मेरा गुजरात भी बहुत आना जाना है। तो जो सब्जी के मुख्य रूप से किसान है ना, तो कोई भी सब्जी का बीज 50,000 रुपए केजी से कम नहीं, 50,000 रुपए केजी से कम नहीं है किसी भी प्रकार के सब्जी का बीज। जैसे जो लोग किसान सब्जी का बीज लेके आते हैं वो 4 रुपए। सही बात है, सही बात है। जैसे कि बराबर देसी बीज का जो आदान प्रदान है उसके बारे में बताइए। देसी बीज आदान प्रदान कैसे किया जाए, देसी बीज को कैसे बचाया जाए, उसके बारे में बताइए। विनिमय, बार्टर सिस्टम। हाँ, तो इसका एक ही तरीका है कि अभी जिनके पास देसी बीज कहीं से भी उपलब्ध है, मिलते हैं, हम उनसे लेकर के अपने खेतों में तैयार करें, मान लीजिए जो भी है, और फिर उन बीजों को अपने आसपास के खेड़ों को, किसानों को दें, और उनसे बीज का पैसा नहीं लेना है। जब वो उस बीज से अपनी फसल को करें तो उस बीज का 1.25 गुना या 1.5 गुना बीज वापस करें, तो बीज हर साल नया हो जाएगा और बीज लगातार बढ़ेगा। ये है उसका प्रायोगिक तरीका जो परंपरा में हमारे किसान पूर्वज करते रहे हैं, माने बीज का 1.25 गुना बीज। मैं यहाँ अपने यहाँ काम करता हूँ, तो जैसे मैंने किसी को 5 किलो बीज दिया अभी धान का, तो जब उसका धान का फसल तैयार हो जाएगा तो वो 5 किलो की जगह मुझको 7.5 किलो बीज वापस करेगा। तो मेरा बीज का बीज नया हो गया और उसको ना लेने में पैसा लगा ना देने में पैसा लगा, और बीज भी बढ़ गया। तो इस तरह से हम आपस में विनिमय कर सकते हैं। अभी जिनके पास देसी बीज मिलते हैं उनसे किसी तरीके से ले लिया जाए। जैसे आपके यहाँ का जो काठियावाड़ी एरिया है, वहाँ का एक भालिया गेहूं होता है, बहुत अच्छा गेहूं होता है, मैंने सुना है। उसको बचाने की जरूरत है। हाँ, वो तो है, वो भालिया, उसका सासिया गेहूं बोलते हैं। तो वो बिना पानी के हो जाता है, बिना बराबर। वो विंटर सीजन में बिना उसको कुछ सिर्फ बो ही देना है और उसमें कुछ
करना नहीं है, उससे हो जाता है, बिना पानी के हो जाता है, उसको पियत बोलते हैं। वो पियत पानी देना नहीं पड़ता है इसके। इरिगेशन